कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपने टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता है कि हम आपको एक हफ्ते में कंटिन्यूटी के साथ सीटेट का जो हमारा एग्जाम है, टेट, सुपर टेट या स्टेट, किसी भी स्टेट का टेट, उसमें जो साइकोलॉजी आती है, बाल विकास आता है, शिक्षा शास्त्र आता है, पेडागोगी आता है, उससे संबंधित हम आपको कंटिन्यूटी के साथ टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं 20 नंबर का MCQ क्वेश्चंस जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, और टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको कंटिन्यूटी के साथ टेस्ट दे रहे हैं। आज हमारा टॉपिक नंबर 12 है और टेस्ट नंबर 17 है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक नंबर 12 है वो है उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। मतलब जो बच्चा है उसकी उपलब्धि का हम एनालिसिस कैसे करें, उसकी जांच कैसे करें, उसका मूल्यांकन कैसे करें, जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में उनका निर्माण किस तरीके से एक टीचर को करना चाहिए और एक बच्चे को कैसे उन्हें सॉल्व करना चाहिए, इस पे पूरा हमारा 20 नंबर का टेस्ट आधारित है। ये 20 नंबर वो टेस्ट है आपका जो हर एग्जाम के लिए आपको बेनिफिट तो होगा ही, लेकिन आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक कार्य नहीं है? कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक कार्य नहीं है? ए ऑप्शन खुले अंत वाले पर्सन, मतलब ओपनली पर्सन। बी परियोजना, परियोजना। सी अवलोकन। डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। मतलब एक टीचर ऐसे कर दे कि ये इस योग्यता का विद्यार्थी ये है इस तरीके से। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है वो समझ लीजिएगा। निम्न में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक कार्य नहीं है? उपयुक्त रचनात्मक कार्य नहीं है। तो इसमें जो सही रचनात्मक कार्य नहीं है वो है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। एक टीचर को ये नहीं करना चाहिए, जबकि खुले अंत वाले पर्सन भी दे सकता है, परियोजना पे भी चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, अवलोकन पे भी आधारित वो चीजों को बच्चों को दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में, मतलब जो बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मतलब एक अध्यापक को शिक्षार्थियों का जो ज्ञान है, अर्जन मतलब ज्ञान का निर्माण करने में, बच्चों का ज्ञान बढ़ाने में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? कौन सी चीज पे उन्हें फोकस करना चाहिए? एक, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। मतलब एक टीचर ये सुनिश्चित कर दे कि जो बच्चों को दिया गया है वो सब कुछ याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। मतलब ताकि बच्चे एक्टिव रहे, उनसे इस तरह के काम कराना। सी, शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर आधारित चीजें। इसमें जो हमारा आंसर है वो है बी, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता, एक्टिव एक्टिविटी के लिए शामिल करना, ताकि बच्चे एक्टिव रहे और वो आगे बढ़े और नई नई चीजों को सीख सके और नई नई चीजों का सर्जन और निर्माण भी कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम्य आकलन। अधिगम सीखता है, कहते हैं सीखने को। आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? जो अधिगम है, जो उसका आकलन होता है वो किसके लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए। बी, जांच परीक्षण के लिए। सी, प्रेरणा के लिए, मोटिवेट करने के लिए। डी, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए। अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? यह होता है प्रेरणा के लिए, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है?
मतलब कौन सा एक अलग है। ठीक है, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। बी, किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया लेना। सी, 100 आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताया सर। इसका आंसर है हमारा 100 आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। इन्हें दिया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। इसका कोई इससे संबंध नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है। जो बच्चे का विद्यालय में आकलन होता है, जांच करते हैं, वो क्या होता है। परिचित वातावरण अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। मतलब जो बच्चा एनवायरनमेंट पहले से ही देखा होगा उसने, जो वहाँ सीखा होगा आसपास के एनवायरनमेंट से, तो जो वातावरण है वो शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है। सी, ए और बी दोनों, मतलब ये कह रहा है ए और बी दोनों सही है। डी है कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है ए, परिचित वातावरण अधिक सीखने में सभी छात्र छात्राओं को मदद करता है। ठीक है, जबकि ये अपने आप में गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या होता है। एक स्कूल में अगर बच्चा फेल हो गया किसी भी क्लास में, किसी भी एग्जाम में, तो इसका मतलब क्या है। ए ऑप्शन, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बी ऑप्शन, व्यवस्था फेल हुई है। सी ऑप्शन, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। डी कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है और क्या है। इसका जो आंसर है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब ये है जो व्यवस्था पढ़ाने की और कार्य करने की है वो सब फेल हुई है, इसलिए बच्चा फेल हुआ। ऐसा नहीं है कि बच्चा योग्य नहीं है, बच्चा योग्य होता है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जिसमें योग्यता नहीं होती, जो ब्रिलियंट नहीं होता अपना में। और ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चा ट्यूशन लेगा वो पास होगा, बाकी फेल होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो व्यवस्था फेल, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा वस्तुनिष्ठ पर्सन है। कौन सा वस्तुनिष्ठ पर्सन है। ए, निबंधात्मक पर्सन। बी, लघुत्रात्मक पर्सन। सी, सत्य या असत्य पर्सन। डी, मुक्त उत्तर वाले पर्सन। बताइए कौन से किस प्रकार के जो पर्सन है, किन्हें हम वस्तुनिष्ठ पर्सनों की श्रेणी में रखते हैं। वो रखते हैं हम सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न कैसे होते हैं, मतलब किन्हें पूरक प्रश्नों में रखा जाता है, कौन से पूरक प्रश्न होते हैं, ये बताना है। ए ऑप्शन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सी, निबंधात्मक प्रश्न। और डी है सभी। सभी मतलब अति लघु उत्तरीय भी, वस्तुनिष्ठ भी और निबंधात्मक प्रश्न भी। डी है सभी। देखो छात्रों के मूल्यांकन के लिए जो पूरक प्रश्नों का प्रयोग होता है, वो पूरक प्रश्न जो है ये सब आते हैं इसमें। अति लघु उत्तरीय भी इसी में आ जाएंगे पूरक में, वस्तुनिष्ठ भी इसी में आ जाएंगे, निबंधात्मक भी, और डी है सभी। तो ये सभी इसी में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जो बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसकी जांच करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। एक, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना।
जो बच्चे हैं उन्होंने क्या उपलब्धि प्राप्त करी है, क्या नहीं करी है, क्या अचीवमेंट प्राप्त करा है, क्या नहीं करा है, उसे मापना। बी, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, त्रुटियां है, ठीक है, त्रुटियां निकालना। सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान में उपचार करना। डी, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए वो होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। बच्चों का जो मेजरमेंट है, जो उन्होंने अचीव करा है उस वर्ष, उन्होंने क्या प्राप्त करा है और क्या प्राप्त नहीं करा है, क्या उन्होंने बेहतर अंक प्राप्त करा है, किसमें उन्होंने बेहतर अच्छे अंक प्राप्त नहीं करे हैं, उन्होंने किस क्षेत्र को ज्यादा सीखा है, किस क्षेत्र को कम सीखा है, इस चीज की जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक मतलब नई चीजों के लिए आवश्यक है। ए, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। बी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त फ्रीडम वाले प्रश्न। सी, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। डी, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। बताइए सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यक है, क्या बेहतर है? यह आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? जो बच्चे हैं उनकी उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? कौन सी व्यवस्था के तहत उनका मेजरमेंट हम सही कर सकते हैं बेहतर? प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना। बी, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, जो ग्रेड दिए जाते हैं ए बी सी, ए प्लस बी प्लस। तुलनात्मक मूल्यांकन। डी, सभी। बताइए इसमें क्या हमारा आंसर है? छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो होता है ग्रेडिंग पद्धति। वर्तमान में एजुकेशन डिपार्टमेंट इसी चीज पे जोर दे रहा है, ग्रेडिंग पद्धति के द्वारा ही बच्चों पर फोकस कर रहा है और रिजल्ट आउट करता है ग्रेडिंग पद्धति। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं नहीं भाई? कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई डिस्क्रिप्टिव होता है, कोई सत्य होता है, कोई असत्य होता है, कोई यस होता है, नो होता है। इसका पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताएं। मतलब आपका क्वेश्चन है पौधे और जानवरों में 4 अंतर बताएं, ठीक? ये किस प्रकार के प्रश्नों का उदाहरण है? ए, लघु उत्तरीय प्रश्न। बी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। डी, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताए, ये किस प्रकार के प्रश्नों में आता है? ये आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, सत्य असत्य, सही गलत एवं हाँ या नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं? मिलान प्रकार के प्रश्न। बी, बहुवैकल्पिक प्रश्न। सी, वैकल्पिक उत्तर देने वाले प्रश्न। और डी, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। सत्य असत्य, बताइए किस तरह के प्रश्न है? ये है आपके वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। वैकल्पिक मतलब एक से अधिक विकल्प होता है हमारे पास, ए बी सी डी 4 विकल्प होते हैं। जिस तरह के ये आपके टेस्ट में दे रहा हूं ना, ये वैकल्पिक प्रकार के प्रश्नों में आता है। क्वेश्चन नंबर 14, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटाया न जाए। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट इस चीज पे जोर दे रहा है कि छात्रों को विषय वस्तु को ज्यादा रटाया न जाए, बल्कि प्रश्नों का निर्माण कराया जाए। बच्चों से नए नए प्रकार के प्रश्न बनवाए जाए, नए नए प्रकार के प्रश्न पूछे जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है?
मतलब कौन से ऐसे पर्सन है जिनसे बच्चा रट्टाफिकेशन ज्यादा लगाता है, उसे बढ़ावा मिलता है। ए अति लघुत्रीय पर्सन, बी वस्तुनिष्ठ पर्सन, सी निबंधात्मक पर्सन, डी वैकल्पिक पर्सन। बताइए किस प्रकार के पर्सनों से रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। ये मिलता है निबंधात्मक जो पर्सन होते हैं उस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, निबंध बच्चा रटता है और रट के लिख देता है, छाप देता है प्रोजेक्ट, तो उससे क्या होता है रट्टाफिकेशन करना सीखता है बच्चा, रटने की प्रवृत्ति। जबकि आज की जो एजुकेशन है वो कहती है रट्टाफिकेशन ना लगाया जाए, बच्चों को समझाया जाए और बच्चों से नई नई चीजों का निर्माण कराया जाए और बच्चे से आसपास के एनवायरनमेंट से जोड़ के पढ़ाया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो, मतलब एग्जाम में या टेस्ट में जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के पर्सनों द्वारा उनका किया जा सकता है। मतलब किस तरह के उन्हें पर्सन हम देंगे, कम समय लगा के उनकी जांच हम कर सकते हैं। ए अति लघुत्रीय पर्सन, बी वस्तुनिष्ठ पर्सन, सी निबंधात्मक पर्सन, डी वैकल्पिक पर्सन। बताइए, उन्हें हम वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे, कम समय में जल्दी हम उनका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन, भाषा की परीक्षा में, अगर कोई भाषा की परीक्षा है में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार आदि की जांच के लिए किस प्रकार के पर्सनों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। एक बार फिर देख लीजिएगा क्वेश्चन, भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार आदि की जांच के लिए किस प्रकार के पर्सनों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ए अति लघुत्रीय पर्सन, बी वस्तुनिष्ठ पर्सन, निबंधात्मक पर्सन, डी सभी। बताइए कैसे पर्सनों का प्रयोग करके हम आसानी से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अति लघुत्रीय पर्सन भाषा की कक्षा में, ठीक है, अगर भाषा की हम परीक्षा ले रहे तो उसमें हमें अति लघुत्रीय पर्सनों के द्वारा हम बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निबंधात्मक पर्सनों के द्वारा निम्न में से किस अक्षमता का मूल्यांकन संभव नहीं है। बताइए, निबंधात्मक पर्सनों के द्वारा निम्न में से किस अक्षमता का मूल्यांकन संभव नहीं है। बताइए जल्दी। बताइए सब बच्चे। ए अर्जित ज्ञान से संगत तथ्यों का चयन करना, जो उन्होंने ज्ञान अर्जित कर रखा है उससे संबंधित ही हम तथ्य उसमें शामिल कर दें। बी स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, मतलब छोटे छोटे पॉइंट भी समझना और जो बड़े हैं उन्हें भी समझना। सी विद्यार्थियों का भाषण कौशल, डी सभी। बताइए, अर्जित ज्ञान से संगत तथ्यों का चयन करना, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, तो बी आंसर इसमें हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, आपको किसी छात्र के बारे में मूल्यांकन करना है। मतलब आप एज ए टीचर हो, एज ए अध्यापक हो, एज ए अध्यापिका है, कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के पर्सनों का निर्माण करेंगे। बताइए, आपको किसी छात्र के बारे में मूल्यांकन करना है, जांच करनी है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत, अपना सेल्फ का जो उसका वो है और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं, मतलब प्रेजेंट कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के पर्सनों का निर्माण करेंगे। बताइए, निबंधात्मक
पर्सन, वस्तुनिष्ठ पर्सन, वैकल्पिक पर्सन, सभी प्रकार के पर्सन। सभी प्रकार मतलब निबंधात्मक भी, वैकल्पिक भी और वस्तुनिष्ठ भी। इस तरह की चीजों में हम निबंधात्मक पर्सनों में निबंध लिखने के बोलेंगे और निबंध के माध्यम से हम उसकी भाषा शैली, उसका सोच विचार, उसकी थिंकिंग और उसका रचनात्मक तरीका और उसकी दूरदर्शी सोच और उसकी डीप नॉलेज और उसकी ऊपर की सतही नॉलेज, इन सब की जांच हम एक निबंध के माध्यम से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित क्या सही नहीं है? सही नहीं बताना है इसमें, सही नहीं है। ए, यह फीडबैक प्रदान करता है, मतलब जो रचनात्मक मूल्यांकन है ये ऑप्शन कह रहा कि ये फीडबैक प्रदान करता है। बी, बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने में आई समस्या को समझने में मदद करता है। सी, इसमें फीडबैक और स्व मॉनिटरिंग दोनों शामिल है। फीडबैक भी शामिल है और स्व मॉनिटरिंग भी शामिल है, मतलब रिजल्ट भी शामिल है और बच्चा खुद अपने आप को जज भी कर सकता है। डी, सभी सही है, मतलब फीडबैक प्रदान करता है, फीडबैक के साथ साथ मॉनिटरिंग भी प्रदान करता है और शिक्षा प्राप्त करने में आई समस्या को समझने में भी बच्चे को मदद करता है। तो ये सत्य है, हमारा आंसर हो जाएगा सभी सही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डॉट डॉट से है, मतलब क्या है सबको? समाविष्ट करने, समाविष्ट का मतलब है सबको शामिल करना, निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने, पढ़ने के लिए बाध्य करने। देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पढ़ने के लिए बाध्य करना, मैं पहले बतला रहा। निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना ये भी थोड़ा सा 1% हो सकता है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर है वो है ए, समाविष्ट करने, मतलब ये समावेशी शिक्षा प्रदान करना। समावेशी का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रोग्रेस। बच्चे का सामाजिक विकास भी हो, उसका एनवायरमेंटल विकास भी हो, उसका शारीरिक विकास भी हो, उसका भाषागत विकास भी हो, उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 20 नंबर का टेस्ट, साइकोलॉजी, बाल विकास या शिक्षा शास्त्र, पेडागोगी, पेडालॉजी। टॉपिक था हमारा 12 और उपलब्धि का मूल्यांकन और प्रश्नों का निर्माण हमने आपको कराया है। इससे बाहर आपका, अगर आप ये ईमानदारी पूर्वक 20 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं इस चैप्टर से, आप कुछ भी ना पढ़ो डिटेल में, यही आपके लिए काफी है, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़े। आप ऐसा ना करें कि जल्दबाजी में पढ़े और समझ में ना आए। कोई भी चीज अगर समझ में ना आए तो आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है, आप कॉल भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाके विन आइस कैंपस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहां आपको सीटेट फर्स्ट और सीटेट सेकंड दोनों की क्लासें ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी और टेस्ट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। डेमो के लिए आप हमारी जो क्लास पड़ी हुई है उन्हें चेक कर लीजिएगा, वहां से आप डेमो ले सकते हैं और सब कुछ आपको वहीं पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, थैंक यू।